हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। हम लोग दोस्तों स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल या वीडियो है और आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है बैठक के पहले 1 घंटे में, बैठक के अंतिम 1 घंटे में, दोपहर 12 बजे से या किसी भी समय। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला, यानी भारतीय संसद में जो एक परंपरा के तहत जिसे भारतीय मीडिया द्वारा शून्यकाल का नाम दिया गया था, यानी जिस समय लंच पीरियड होता है, यानी 12 से 1 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे तक इस वाले पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है, संसदों द्वारा किसी भी प्रश्न को बिना ज्ञप्ति दिए हुए या बिना अनुमति के सत्ता पद से पूछा जा सकता है। इसी पीरियड को यानी 12 बजे से इस काल की शुरुआत होती है और कितने बजे तक चलता है, 1 बजे तक का यह काल चलता है। यानी जो शून्य काल है वह दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक का इस काल का पीरियड रहता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी 2 वाले भाग में कौन सा बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है। अगर हम भाग 3 की बात करें तो इसी में हम लोग मौलिक अधिकार की बात करते हैं, यानी मौलिक अधिकार की बात किसमें की गई है, भाग 3 में बात की गई है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात की गई है, वहीं भाग में राज्यों से संबंधित बात की गई है। तो लेकिन आप पूछ रहा है कि नागरिकता किससे संबंधित है, तो भाग 2 से संबंधित नागरिकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों के मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के उच्च न्यायालय द्वारा या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं उनको भारत का निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। इसी के द्वारा राजनीतिक दलों को चिन्ह आवंटन कराना या इलेक्शन कराना, नागरिकता की सूची जारी करना आदि काम किसके द्वारा किया जाता है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, जब किसी या लोकसभा का नई नई गठन होता है तो उसके सदस्यों को मतलब ओथ लेने के लिए यानी शपथ दिलाने के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो अल्पकाल के लिए होता है। जो भारत के नवीनतम राज्यसभा या नई लोकसभा के सदस्यों को नियुक्ति दिलाने के बाद स्वतः क्या होता है, वह इस पद से हट जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगर सेंटर की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगर यही बात स्टेट की बात करें, राज्यों की बात करें, तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। यानी राज्य से संबंधित राज्यपाल क्या है, प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है, उपाध्यक्ष, महासचिव, सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस नियमित पर अधिकृत करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी सदस्य, वह सदस्य जिसे राष्ट्रपति द्वारा नामित पर अधिकृत किया जाए। यानी आप मानव अधिकार आयोग का अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अध्यक्षता यानी उसकी अनुपस्थिति में यह कार्य कौन करेगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाए, यानी जिसे यह कार्य सौंपा जाए वही यह कार्य करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय है लंदन, पेरिस, जिनेवा या हेग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जिनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? व्यय पद्धति, क्रय पद्धति, मात्रका प्रणाली या आय पद्धति? तो इसमें से राष्ट्रीय आय के जो आकलन की बात होती है, मीट्रिका प्रणाली का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से, बच्चों को बृहद स्टार पर प्रशिक्षण के अभियान से या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार जो है गरीब परिवारों को गैस यानी एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक, सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक, किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक या पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी ग्रीन बैंक ऐसे बैंक कहलाते हैं जिनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चावल, जौ, चावल मक्का शोघर्म, गेहूं मक्का शोघर्म या गेहूं चावल मक्का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी गेहूं चावल और मक्का ये वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करने वाली फसलें हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, विनिर्माण, डेयरिंग या ट्रेडिंग? तो यह दोस्तों आपसे इकोनॉमिक्स के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में जानना चाह रहा है, यानी कौन सा थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ट्रेडिंग। यानी ट्रेडिंग जो है या इकोनॉमिक्स के यानी आर्थिक क्रियाकलाप के थर्ड सेक्टर में आता है, जिसे हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। अगर खेती की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो यह प्रथम क्रियाकलाप में आता है। विनिर्माण की बात करें तो यह सेकंड यानी द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, जैसे सेवा हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब किस क्रिया में आते हैं? या थर्ड क्रिया में आते हैं, यानी थर्ड सेक्टर के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे बीमा हो गया, ये सब किस में आते हैं? तो उस हिसाब से ट्रेडिंग यानी व्यापार जो है या आर्थिक क्रियाकलापों के तृतीय सेक्टर में आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी मणिपुर की जो सीमा है वह बांग्लादेश से साझा नहीं करती है। अगर बांग्लादेश से देखे जाए, भारत की 5 राज्यों की सीमाएं साझा करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? यानी स्थित है? ब्यास, चिनाब, रावी या सतलज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, चिनाब नदी। यानी अब ये अगर कहीं पूछ लेता है किस राज्य में स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में स्थित है, यानी जेके में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन या सुरेश रैना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोध इकाई है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली या मथुरा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिगबोई। अगर डिगबोई की बात करें, यह पूर्वोत्तर के असम राज्य में स्थित है।
किस राज्य में स्थित है? असम के राज्य में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर से, पौध प्रजनन से, वन संरक्षण से या ऊतक संवर्धन से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी वन संरक्षण से चिपको आंदोलन का संबंध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की 2001-2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में दर्शाती है हुई है? कोलकाता दिल्ली, दिल्ली और बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता या मुंबई और दिल्ली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मुंबई और दिल्ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैफ चैंपियनशिप 2023 का 9वां खिताब किसने जीता है? ईरान, भारत, कुवैत या पाकिस्तान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भारत ने। हाल ही में यानी भारत ने कुवैत को, यानी ये भारत क्या था इस वाले सैफ चैंपियनशिप 2023 में विजेता था, यानी विजेता था। और चौथी बार इसने इस खिताब को जीता है, तो 9वीं बार जीता है। इस बार 2023 में कौन सा उप विजेता था? तो कुवैत उप विजेता था। यानी उप विजेता कौन सा देश था? तो कुवैत जो है उप विजेता था, तो भारत क्या था? विजेता था। यानी सैफ चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो भारत ने जीती है इस बार। यानी सैफ चैंपियन की अगर बात कर लें तो यह खेल फुटबॉल से संबंधित होता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी विश्व आर्थिक मंच जो है हर साल समावेशी विकास सूचकांक जारी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता या नई दिल्ली में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूडीपी क्या है? कनेक्शन अभिमुखी प्रोटोकॉल, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत हैकिंग से अभिप्रेरित है कंप्यूटर तंत्र में एक सूचना को जानबूझ या स्वयं समाप्त करना, कंप्यूटर तंत्र एक अप्राधिकृत पहुंच, कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को समाप्त करना या उपरोक्त में सभी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए वाला, यानी कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को जानबूझकर या संचय समाप्त कर देना ही क्या कहलाती? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत हैकिंग से अभिप्रेरित माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, इंडिका, आर मंजूश्री, मूल्य कश्यप या राजतरंगिणी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की एक प्रसिद्ध रचना है जो किस पर आधारित है? राजनीतिक विषय पर आधारित है। अगर हम इंडिका की बात करें तो इंडिका जो है इसे किसने रचित किया है या इसके कौन से लेखक हैं? तो मेगास्थनीज हैं। यानी मेगास्थनीज ने क्या है इंडिका लिखा है, या इंडिका पुस्तक में मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन से संबंधित, यानी उसकी शहरी प्रशासन से संबंधित लिखी गई है। अगर हम राजतरंगिणी की बात करें तो राजतरंगिणी जो है या कौटिल्य के सॉरी दोस्तों या राजतरंगिणी कल्हड़ की एक रचना है जो कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है। यानी कल्हड़ ने किसकी रचना की है? राजतरंगिणी की रचना की है जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या टेबल टेनिस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लॉन टेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द फैमिलीज ऑफ लिविंग प्लांट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द लाइफ ऑन अर्थ या द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी चार्ल्स डार्विन ने
विकासवादी सिद्धांत का जो सिद्धांत दिया था वो अपनी किस पुस्तक में दिया था? द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या कनाडा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कनाडा में। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, संतोष यादव या प्रेमलता अग्रवाल? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी भारत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। अगर आयोग आपसे ये क्वेश्चन पूछता है लगातार दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा संतोष यादव। यानी संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का खिताब इनके नाम है। तो अभी लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपका आंसर होगा बछेंद्री पाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान की मुद्रा है एन, डॉलर, पाउंड या रुपया? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, एन। डॉलर की बात करें तो या अमेरिकी रुपया होता है, पाउंड की बात करें तो या यूरोप में चलता है, खासतौर पर इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम में चलता है, और रुपये की बात करें तो यह कहाँ चलता है? भारत की मुद्रा है रुपया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 का विजेता कौन है? राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडर या मारियन सिलिच? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष का विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।